उल्टी बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी बिहार में सत्ता का सुख भोगा, जिनको भी आपने हमने मिलकर चुना, जिन्होंने भी यहाँ सरकारें चलाई, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा करता है सबको सही मान लीजिए। ये मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा शासन चला लिया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष में लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज मिल गया। यही तो दावा है उनका, मान लीजिए। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क, बिजली, पानी आ गया। लेकिन अगर सबके काम को, दावे को सही मान भी लीजिएगा तो इस बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता है कि पूरे देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते पर चलकर 75 वर्ष में हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े से एक पैदान भी ऊपर नहीं गए, तो ये रास्ता तो बदलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भ्रष्टाचार नहीं है, कि वहां का नेता सब हरिश्चंद्र है, या वहां पर देश में कोई दूसरा संविधान है। लेकिन जितनी गरीबी बदहाली बिहार में है, इतनी गरीबी बदहाली और कहीं नहीं है। ये क्यों है? वो इसलिए है कि विकल्प के अभाव में यहाँ पर लोग राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गए। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने का जो तरीका है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए गांव-गांव में लोग कह रहे भैया विकल्प होना चाहिए। अब विकल्प बनाने के लिए लोगों के पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो जन स्वराज कह रहा है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो। गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, जज्बा है, तो आप आइए जन स्वराज का हिस्सा बनिए। पैसा का, साधन का, चुनाव का चिंता जन स्वराज पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए विकल्प नया बनाना है तो खड़ा होइए। आप लोग को रोज ये सवाल का जवाब देते देते थक गए, लेकिन आप मानिएगा नहीं। आप ये बताइए कि अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ पर आरजेडी ने जिन महिला को टिकट दिया, लोग बताते हैं कि उनकी जाति के करीब 40,000 लोग उस विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप लोग का ऐसा दावा है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि जितने मुस्लिम और यादव समाज के लोग हैं वो भी आरजेडी के बंधुआ मजदूर हैं। अगर इन तीनों समाज के लोगों को जोड़िएगा तो रुपौली विधानसभा में 1,10,000 वोट होता है और आरजेडी के प्रत्याशी को वोट आया 30,000। जदयू को देख लीजिए, आप लोग बताते हैं नीतीश कुमार को अति पिछड़ा का मसीहा, मतलब इनकी दशा देख लीजिए, खड़ा किए कलाधर मंडल जी को, और उन सारे अति पिछड़ा के कम से कम 1,20,000 रुपौली में वोट है। वो आए दूसरे नंबर पर। जीता कौन? हम नहीं जीते, जन स्वराज नहीं जीता। एक सामान्य आदमी, ऐसे वर्ग का आदमी जीता है जिसके जाति के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि जातीय का सब समीकरण है। कहाँ गया जाति? कहाँ गई जाति? आप बताइए। जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया है, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे। कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? कुछ लोगों का सवाल है भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोले? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है, उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आपको बारे में हम नहीं बोल रहे। जनता के बीच में पिछले 2 वर्ष में सबसे ज्यादा कौन है, आप बताइए। हमने आपको अपने वक्तव्य में क्या कहा कि देवेंद्र बाबू को मैं बहुत बड़ा नेता, पहले से अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना काफी नहीं है। हमारी क्या हैसियत है कि हम इनका आकलन करें? लेकिन जब हम इनके इलाके में पैदल चले, मधुबनी से अभी सुपौल तक जब हम पहुंचे हैं, मधुबनी गए, दरभंगा गए, बेगूसराय गए, खगड़िया गए, सहरसा गए, मधेपुरा गए, अभी सुपौल में चल रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ लोग ये न कहें कि भैया एक देवेंद्र बाबू हैं, उनको अगर आप जन स्वराज में जोड़िएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा।